सो हेलो स्टूडेंट्स, आई एम चंद्रकांत मिश्रा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गणितगंज। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं सेट थ्योरी। सेट थ्योरी में जो क्लास 12th में रिलेशन एंड फंक्शन नाम करके है, और उसके आगे जो कि कई सारे एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, IIT जेईई और एनडीए एयरफोर्स, इन सब में उससे क्वेश्चंस आते हैं। तो आज हम एक ही शॉर्ट में पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चंस को करेंगे। तो आज हम सारे कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। आप लोग चैनल पर बने रहिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जरूर समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। पूरा समझ में आपको आने वाला है। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सेट से। हालांकि 11th में आपने सेट्स को पढ़ा होगा, बट फिर भी हम सेट्स को एक बार बता दे रहे हैं, क्योंकि जो फंक्शन है और रिलेशन दोनों सेट से स्टार्ट होते हैं। अगर सेट के बारे में आपको थोड़ा नहीं पता होगा तो फिर दिक्कत नहीं होगी, दिक्कत ज्यादा होगी। हालांकि हम सिर्फ डेफिनेशन ही बताएंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। देखिए, तो सबसे पहले है कि सेट क्या होता है। व्हाट इज सेट? अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ पे और एक टर्म यूज किया जाता है, वेल डिफाइंड एलिमेंट। वेल डिफाइंड एलिमेंट। सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट्स। ये भी वर्ड यूज किया जाता है, वेल डिफाइंड एलिमेंट्स। तो दोनों में से आप चाहे जो ले लो। अभी क्या होता है इसका मतलब, वेल डिफाइंड एलिमेंट्स का मतलब वो भी हम बताएंगे। जैसे देखो, यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने लिख रखा है, s इक्वल टू x, s इक्वल टू x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर। x इज अ नेचुरल नंबर। अब आपको पता है कि x एक नेचुरल नंबर है, ये बता दिया गया। अब आप देखो, क्या नेचुरल नंबर वेल डिफाइंड नहीं है? मेरे लिए अगर नेचुरल नंबर, जैसे मैं बोल दूं 2, तो 2 नेचुरल है या नहीं है? हर कोई सेम आंसर देगा, भाई नेचुरल है, ये नेचुरल नंबर n से बिलोंग कर रहा है। और ऐसा तो है नहीं कि 2 के लिए अलग अलग लोगों के अलग अलग ओपिनियंस होंगे। तो यही से हम बोलते हैं कि ये वेल डिफाइंड है। फिर वेल डिफाइंड का एक दूसरा मतलब होता है कि सेट में वो यूनिक एलिमेंट होगा, ऐसा नहीं कि रिपीट करेगा, बार बार आएगा। यही इसका मीनिंग होता है। अब आप सोचोगे सर ऐसे कौन से एलिमेंट है जहां लोगों के अलग अलग ओपिनियंस हो सकते हैं? जहां अलग अलग ओपिनियंस होंगे यानी वेल डिफाइंड नहीं होगा, वहां पे वो सेट नहीं कहलाएगा। सेट बेसिकली क्या होता है? एक पॉकेट। आप मान लो एक पॉकेट है या एक बैग है, उसमें कुछ एलिमेंट डाले हुए हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स आप डाल दो, उन्हीं को क्या बोला जाता है? सेट बोला जाता है। बस वो ऑब्जेक्ट क्या होने चाहिए? वेल डिफाइंड होने चाहिए। उसमें डालते चले जाओ, डालते चले जाओ, वो होता है सेट। जैसे अभी देख लो, मैंने जैसे मान लिया मैं एक बैग मान ले रहा हूँ एस, और एस में मैं बोल दूं कि आप ऐसे एक्स डालो या ऐसे मैन डालो, मैन यानी आदमी, ऐसे लोगों को डालो जो एक अच्छे क्रिकेटर हो, अच्छे छोड़ो बेस्ट क्रिकेटर हो। तो मैं आपसे कहूंगा तो आप हो सकता है विराट कोहली को डाल दोगे कि भाई विराट कोहली बेस्ट क्रिकेटर है। दूसरे में अगर कोई दूसरे से पूछे तो वो सचिन को डालेंगे, कोई धोनी को डालेगा। तो ये वेल डिफाइंड है? आपसे पूछा जाए वेल डिफाइंड है? वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि लोगों के अलग अलग ओपिनियंस होंगे। ये देखो, यक्स सच दैट यक्स इज द बेस्ट क्रिकेटर इन द वर्ल्ड। अब ये सेट नहीं होगा, क्योंकि बेस्ट क्रिकेटर अलग अलग लोगों के ओपिनियन के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकते हैं। तो ये हो गया सेट, ये सेट नहीं होगा। ठीक, सेट के बारे में मैंने बता दिया कि सेट क्या होता है। बेसिकली आप इतना ध्यान रखो कि सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। ये भी सेट इज अ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, दोनों सेम चीजें हैं, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं। सेट्स के बाद आता है रिलेशन। एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस सी इज कॉल्ड रिलेशन ऑन ए। देखो, जो ए क्रॉस ए से रिलेशन होता है ना, उसी को हम बाइनरी रिलेशन बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? बाइनरी रिलेशन। यानी सेम सेट पर अगर एक ही सेट पर रिलेशन डिफाइन है तो उसको क्या बोलेंगे? बाइनरी रिलेशन बोलेंगे। अब यहाँ पे इसका क्या मतलब है? ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी जो होता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, आपने पढ़ा होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट। अभी ये भी बता दे रहा हूं क्या होता है। ऑर्डर्ड पेयर ले लो आप, जैसे ए ले लो, ए में क्या है? ए कामा बी, और दूसरा सेट बी ले लो, बी में सेट ले लो सी कामा डी। अब इनका ऑर्डर्ड पेयर निकाल लो। ऑर्डर्ड पेयर मतलब ए क्रॉस बी जो आएगा वो क्या आएगा? ए क्रॉस बी, पहले ए और बी का ऑर्डर्ड पेयर, ए कामा बी, फिर दूसरा ऑर्डर्ड पेयर ए कामा डी, ए कामा डी, फिर तीसरा बी कामा सी, बी कामा सी है बी कामा डी, ये बी कामा डी। तो ये हो गया ऑर्डर्ड, इसके ऑर्डर्ड पेयर। दोनों के अगर ए में क्यू एलिमेंट पी एलिमेंट हो और बी में क्यू एलिमेंट हो तो दोनों के ऑर्डर्ड पेयर कितने निकलते हैं? पी इंटू क्यू, ये होता है। तो यहाँ पे ए कामा बी, ए कामा डी, पी कामा सी और सी कामा डी, ये ए क्रॉस बी के ऑर्डर्ड पेयर हो गए। ये किसके ऑर्डर्ड पेयर है? ए क्रॉस बी के।
इसी को बोला जाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। ए क्रॉस बी क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट है। अब रिलेशन कोई क्या होता है? कोई रिलेशन इन्हीं ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। ये क्या होगा? सबसेट होगा ए क्रॉस बी का। अभी मैं समझा दे रहा हूँ एकदम ढंग से कि क्या होता है ए क्रॉस बी। ये सबसेट होता है। रिलेशन एक सेट होता है और सेट अब सबसेट है तो सेट तो होगा ही किसका? ए क्रॉस बी का, इनका। अब ये तो आपको बात समझ में आ गई कि एनी रिलेशन आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। लेकिन अब इसको समझूंगा कैसे? अभी मैं देखो समझाता हूँ। इसको मैं हटा देता हूँ, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट अभी आपका कोई जरूरत नहीं है। तो देखो मान लिया यहाँ पे मैं ले रहा हूँ, एक सेकेंड, हटा दे। जैसे मैं यहाँ पे बोल दूं कि एक टी एक कलेक्शन है, और किनका कलेक्शन है? सारे ट्रायंगल का। टी सच दैट टी इज अ ट्रायंगल। टी इज अ ट्रायंगल। ये क्या है? ट्रायंगल है। अब टी ट्रायंगल है। अब इसमें बोल दिया जाए कि भाई, अब ये यहां तो मैंने नोटेशन दिया, लेकिन इसमें से ये सेट किस टाइप का होगा? T1, T2, T3, फिर T4 एंड सो ऑन। पता नहीं कितने ट्रायंगल है, आपको तो पता नहीं, सारे ट्रायंगल है इसमें, दुनिया में जितने टाइप के ट्रायंगल्स है। अब इनका जब आप ऑर्डर्ड पेयर निकालोगे ना, अगर टी क्रॉस टी निकालो, टी क्रॉस टी, अगर दोनों सेट अलग अलग होते तो एक ए होता एक बी होता, तो ए क्रॉस बी निकालते। यहाँ पर आप टी क्रॉस टी, तो कुछ T1, T1 टाइप के निकलेंगे, फिर T1, T2 टाइप के निकलेंगे, और फिर T2, T3। ये मैं अभी निकाल नहीं रहा हूँ, बहुत सारे निकलेंगे, क्योंकि जब तक आपको ट्रायंगल का नंबर नहीं पता होगा तब तक ये भी नहीं पता होगा कितने होंगे, बहुत सारे निकलेंगे। अब यहां से आप ले लो आर। आर बोल दो कि भाई आर क्या है? T1, T2, T1, T2, यानी इनका इन्हें अब देखो, ये T1, T2 आर एक सेट है, सबसेट है टी का, और उसमें ऐसे ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं सच दैट T1 इज कांग्रुएंट टू T2। T1 इज कांग्रुएंट टू T2। कांग्रुएंट का मतलब क्या होता है आप जानते हो, नाइन्थ में शायद पढ़े होगे, नाइन्थ, हाँ कांग्रुएंस नाइन्थ में पढ़े होगे। कांग्रुएंट ट्रायंगल हो गए T1 और T2 कांग्रुएंट ट्रायंगल। अब देखो आप यहाँ पे जितने ट्रायंगल लिए गए थे, क्या सारे ट्रायंगल किसी दूसरे ट्रायंगल के कांग्रुएंट होंगे? ऐसा तो हो नहीं सकता कि ये जितने ऑर्डर्ड पेयर लिखे हो सब कांग्रुएंट होंगे। तो इसमें कि जो कांग्रुएंट होंगे ना वो इसमें चले आएंगे। तो जो जो ये चले आए, अगर पूरे चले आएंगे तब भी ये सबसेट आर होगा इसका, और अगर पूरे नहीं आए, कुछ ही एलिमेंट आए, तब भी ये इसका टी क्रॉस टी का सबसेट हो जाएगा आर। तो यही होता है रिलेशन। अभी मैं थोड़ा एक एग्जांपल और लेके आपको समझा दे रहा हूँ। देखो मैं एक सेट ले रहा हूँ ए, और ये क्या है? सेट ऑफ ऑल फैमिली मेंबर्स। कोई फैमिली है, उसके सारे मेंबर्स, सेट ऑफ ऑल फैमिली मेंबर्स, जितने भी फैमिली के मेंबर्स हैं सबका सेट ले रहा हूं। ठीक, अब ये सेट मान लिया कुछ इस टाइप का आएगा। ए इक्वल टू इसमें होंगे ए बी सी डी ई एंड एक और मान लो एफ, ये सब इसके फैमिली मेंबर्स हैं। अब यहाँ पे मैं, अब सेट अगर ए है तो उस पर एक कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए भी डिफाइन किया जा सकता है, वो भी कुछ आएगा ए कामा बी टाइप का, ए कामा ए टाइप का, और बी कामा सी टाइप का। ये सब के सब ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, आप ऑर्डर्ड पेयर निकाल सकते हो कार्टेशियन प्रोडक्ट। सबका क्या करना है? ये एक एलिमेंट पकड़ो, ए का बी के साथ कामा, फिर ए कामा बी, फिर ए कामा सी, फिर ए कामा डी, ए कामा ई, ए कामा एफ, ऐसे ही निकालते चले जाओगे। फिर बी को पकड़ो, बी का फिर सब के साथ ऑर्डर्ड पेयर, यही होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। आप आराम से निकाल सकते हो। हम यहाँ पर सिर्फ इतने एलिमेंट ले रहे हैं, आपको हमें समझाना है रिलेशन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर रिलेशन समझ में आ जाएगा फिर फंक्शन भी आ जाएगा, और फंक्शन आ जाएगा तो समझ लो आपको आधी मैथमेटिक्स समझ में आ गई। तो देखो ए क्रॉस ये क्या होता है? एक ये इसमें ऐसी इसी तरीके के ऑर्डर्ड पेयर रहेंगे। अब हम एक रिलेशन डिफाइन कर देता हूं आर, और आर में मैं बोलता हूं ऐसे मेंबर आएंगे, ऐसे मेंबर्स आएंगे ए कामा बी। अब मैं जरूरी नहीं कि ए कामा बी यही सच दैट ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए इज ब्रदर ऑफ बी। ए क्या है? बी का भाई है। अब देखो ए बी का भाई है, मतलब यहाँ पे तो मैं यहाँ पे ए और बी की जगह पर जनरल नोटेशन ले लेता हूँ एक्स कामा वाई, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि ऊपर भी ए कामा बी है,
यहाँ पे मैं ले लेता हूँ x कामा वाई। अब यहाँ इसमें x कोई भी एलिमेंट हो सकता है, x और y a b c d e f g कोई भी हो सकते हैं, मैं जनरल एलिमेंट ले रहा हूँ, ठीक, पॉइंट टू बी नोटेड, ये ध्यान रखिएगा। जैसे a b c d e f g x और y कोई भी रैंडम एलिमेंट है, ठीक। अब मैं बोल रहा हूँ कि x कामा वाई सच दैट, यहां पर भी चेंज करना पड़ेगा, सच दैट x इज ब्रदर ऑफ y, x इज ब्रदर ऑफ y, मतलब x और y दोनों भाई हैं या एक दूसरे के भाई हैं। अब x y का भाई होगा तो y x का भाई, ये जरूरी नहीं है, ठीक, लेकिन मैं ये मान ले रहा हूं कि भाई है, ठीक, क्योंकि x y का अगर भाई है तो y x की बहन भी हो सकती है, जरूरी नहीं भाई हो। ये अभी आगे मैं बताऊंगा क्या मतलब होता है इसका भी, क्योंकि मैथमेटिक्स में एक एक चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो x y सच दैट x इज ब्रदर ऑफ y। अब इसमें जितने पेयर होंगे ऐसे पेयर, ये रिलेशन मैंने डिफाइन कर दिया। अब इस रिलेशन में ऐसा तो है नहीं कि सारे फैमिली मेंबर्स, ये सबके सब क्या है, फैमिली मेंबर्स हैं, और ऐसा तो है नहीं कि सारे फैमिली मेंबर्स भाई हों एक दूसरे के। इसका मतलब पूरा सेट, पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट तो इसमें नहीं आने वाला, क्योंकि सारे ऑर्डर्ड पेयर में दो दो लोग हैं। अब हर दो लोग क्या एक दूसरे के भाई होंगे या कोई एक कोई दूसरे का भाई होगा? भाई इसमें एक ऑर्डर्ड पेयर ऐसा होगा जो मम्मी पापा का होगा, एक अगर सिस्टर है तो ब्रदर सिस्टर का होगा, तो ब्रदर तो भाई हो जाएगा, लेकिन जो सिस्टर है वो थोड़ी ना भाई हो जाएगी, वो तो सिस्टर रहेगी। इसी तरह हो सकता है भैया भाभी का हो, तो सारे ऑर्डर्ड पेयर रहेंगे ना। तो मैं मान लेता हूं कि ए बी का भाई है और बी सी का भाई है, ठीक। तो इसमें कौन सा एलिमेंट आएंगे, ए और बी आ जाएंगे, क्योंकि ए बी का भाई है तो इस रिलेशन में आ जाएगा, और बी सी का भाई है तो इस रिलेशन में आ जाएगा। और मैं मान लेता हूँ सी लड़का ही है तो सी भी क्या हो जाएगा, बी का भाई हो जाएगा, ठीक, ये आ जाएगा। तो इस रिलेशन में इतने आ गए, और देखो ये रिलेशन किसका सबसेट है, ए क्रॉस बी का, ए क्रॉस ए का सबसेट है। तो यही मैं समझाना चाह रहा था कि एनी रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ये, वो क्या होता है, ए क्रॉस ए का एक सबसेट होता है। अब उम्मीद है आपको रिलेशन समझ में आ गया। रिलेशन किसी भी तरीके से डिफाइन किया जा सकता है, जैसे ऐसे मैं बोल दूं x इज रिलेटेड टू y सच दैट x इज फ्रेंड ऑफ y, कुछ भी ऐसे डिफाइन कर सकता हूं। तो ये होगा रिलेशन। अब मैं आगे बढ़ता हूं। रिलेशन के बाद नेक्स्ट टॉपिक होगा टाइप्स ऑफ रिलेशन। रिलेशन कितने टाइप्स के होते हैं, जैसे अ रिलेशन, पहला टाइप्स है एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन को हिंदी में बोलते हैं अरिक्त, सॉरी रिक्त समुच्चय। एम्प्टी मतलब खाली, ऐसा रिलेशन जिसमें कोई भी एलिमेंट आए ही ना। तो अ रिलेशन इन अ सेट इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन इफ नो एलिमेंट ऑफ ये इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ये। यहाँ एक जगह पर बी भी हो सकता था, यानी एक सेट का कोई भी एलिमेंट अपने ही सेट से या किसी दूसरे सेट के किसी भी एलिमेंट से बिलोंग नहीं करता, यानी कोई रिलेशन नहीं रखता है। जैसे यहाँ पे मान लिया मैं एक सेट ले लूं, एक सेट ले लूं और सेट में लिख दूं ऐसे एलिमेंट हैं, इट सेट इज अ कलेक्शन ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज अ स्टूडेंट, एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ बॉयज स्कूल। ये मान लो कि बॉयज स्कूल का स्टूडेंट है, ठीक, ऑफ अ बॉयज स्कूल। अब ये तो हो गया सारे स्टूडेंट का कलेक्शन। अब जब ए क्रॉस ए निकालोगे ना, ए क्रॉस ए, तो इसमें सब ऑर्डर्ड पेयर निकलेंगे। अब मान लेते हैं कि एक्स में जो स्टूडेंट हैं ए बी सी ये सब हैं, तो ए कामा बी और बी कामा सी, फिर ऐसे ही बहुत सारे आएंगे, सी कामा डी, बी का और डी कामा सी, ये सब ऐसे ही तमाम आएंगे स्वान। ओके, अब हम देखते हैं रिलेशन आर। आर हमें क्या कह रहा है, आर डिफाइन कर देते हैं कि एक्स कामा वाई सच दैट एक्स इज सिस्टर ऑफ वाई, एक्स इज सिस्टर ऑफ वाई, एक्स क्या है, वाई का सिस्टर है। अब बताओ एक्स और वाई दोनों एलिमेंट कहाँ के हैं, बॉयज स्कूल के हैं। बॉयज स्कूल में पढ़ते हैं तो ऑब्वियसली आपको पता होगा बॉयज स्कूल में बॉयज नहीं पढ़ेंगे, गर्ल्स आएंगे नहीं, और जब गर्ल्स आएंगी नहीं तो उसमें सिस्टर कहाँ से आ जाएगी, सिस्टर तो होगी नहीं। ब्रदर हो सकते हैं, भाई हो सकते हैं, लेकिन सिस्टर नहीं होगी, यानी इसमें का कोई भी एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट की सिस्टर नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें गर्ल्स है ही नहीं। तो ये रिलेशन क्या आ जाएगा, एम्प्टी रिलेशन आ जाएगा। कोई भी ऐसा एक्स या वाई नहीं मिलेगा जैसा कि एक्स वाई का सिस्टर हो या फिर वाई एक्स की सिस्टर हो, क्योंकि ये सारे मेंबर यहाँ के किस में बिलोंग कर रहे हैं, बॉयज स्कूल में बिलोंग कर रहे हैं, इसलिए कोई भी किसी का सिस्टर नहीं हो सकता। तो ये होगा एम्प्टी रिलेशन। मतलब एम्प्टी रिलेशन ऐसा रिलेशन जो अपने एलिमेंट से बिलोंग करता ही ना हो, ठीक। यहाँ पे और भी नंबर ले सकते थे, जैसे एक नेचुरल नंबर ले लो, नेचुरल नंबर सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले लो 1 2
3 एंड सो ऑन, ये नेचुरल नंबर हो गया। अब इसमें एक रिलेशन डिफाइन कर दो भाई, कार्टेशियन प्रोडक्ट n क्रॉस n, तो आप समझ रहे हो ना, इसमें 1,2, 2,3 ऐसे ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, सब के सब आएंगे ऑर्डर्ड पेयर। अब मैं बोल दूं कि एक रिलेशन R डिफाइन कर दो, R इक्वल टू x, y सच दैट x इज लेस देन x, खुद से ही छोटा हो, ऐसा रिलेशन डिफाइन करो खुद से ही छोटा हो। तो आप बताओ, ऐसा कोई एलिमेंट, ऐसा कोई ऑर्डर्ड पेयर मिलेगा जो खुद से ही छोटा हो ही नहीं सकता भाई। 1 1 से छोटा होगा कभी, कभी नहीं हो सकता। तो ये भी क्या हो जाएगा, एक तरीके का एम्प्टी रिलेशन हो जाएगा। यहाँ पे एक तरीके का ये एम्प्टी रिलेशन होगा इक्वल टू 5, क्योंकि कोई भी ऐसा x नहीं मिलेगा जो खुद से छोटा हो, ऐसा हो ही नहीं सकता नेचुरल नंबर में। यहाँ पे मैं x ही कर देता हूँ, ऐसे x हमें ढूंढ करके लाना है, x सच दैट x इज लेस देन x। कोई नेचुरल नंबर नहीं मिलेगा, कोई भी नंबर खुद के नंबर से खुद से छोटा हो ही नहीं सकता, चाहे नेचुरल हो, रियल हो, डीजा हो, ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं। इक्वल हो सकता है, यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू लगा होता तो सारे नंबर आ जाते, क्योंकि सारे नंबर खुद से छोटे या इक्वल होते हैं, लेकिन छोटे तो नहीं होंगे, इक्वल तो हो ही जाएंगे, जो कि यहाँ पे इक्वल लगा नहीं है, इसलिए ये भी रिलेशन क्या हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा, क्योंकि कोई भी नंबर खुद से छोटा या खुद से बड़ा नहीं होता, इक्वल ही होता है। तो ये होगा एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन के बाद हम चलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, कोई सेट ले लो, सेट का हर एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट से, मतलब दूसरे खुद से रिलेट करता हो। सेट में जितने भी एलिमेंट हैं वो क्या हो, दूसरे सेट के हर एलिमेंट से या अपने ही सेट से हर सेट के हर एलिमेंट से रिलेट करते हो। जैसे मैं अभी बता दे रहा हूं, तो हम देखते हैं कि एग्जांपल लेते हैं यूनिवर्सल सेट का। देखिए ले रहा हूं मैं एक एग्जांपल, सेट ए कंसीडर कर रहा हूं, 1 मिनट रिकॉर्डिंग आने में, हाँ ठीक है ओके। तो ये मैं एक सेट ले रहा हूं, ए बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल, सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल। ए क्या है, एक स्कूल के सारे स्टूडेंट्स का सेट है। अभी इस ए पर मैं एक रिलेशन आर डिफाइन कर दे रहा हूं, और अब ये मैं अब बार बार नहीं बताऊंगा मैं कि ए पर डिफाइन करने का मतलब क्या है। ए पर रिलेशन डिफाइन करने का मतलब है मैं ए से एक क्रॉस ए का एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाऊंगा, जो कि एक सेट होगा, ऑर्डर्ड पेयर का एक सेट होगा, ए कामा बी, बी कामा सी, सी कामा डी टाइप के सेट होंगे। और उनमें सेट में मैं फिर हर ऑर्डर्ड पेयर के बीच में, मतलब कुछ ऑर्डर्ड पेयर लेकर के उनके बीच, ऑर्डर्ड पेयर के बीच रिलेशन बताऊंगा कि ये रिलेशन है। अब जो ऑर्डर्ड पेयर उस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे वो इस रिलेशन में आर में आ जाएंगे, वो ऑर्डर्ड पेयर आ जाएंगे, ये मैं बोलना चाह रहा हूं। तो देखो, ए बी द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका कलेक्शन है। ए बी द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल, एक स्कूल के सारे स्टूडेंट्स का कलेक्शन है। अब आर में क्या आएंगे, मैं आर में बोल दूं सारे ऑर्डर्ड पेयर, ऐसे ऑर्डर्ड पेयर ए कामा बी सच दैट डिफरेंस ऑफ द एज, डिफरेंस ऑफ एज मतलब एज का डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज लेस देन $10,000 ईयर, 10,000 ईयर। ये बताओ इस रिलेशन में, इस आर में कौन से ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, वो सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर आ जाएंगे जिनके एज का डिफरेंस 10,000 साल से, 10,000 ईयर से कम है। अब बताओ, कोई भी स्टूडेंट ले लो, उनके एज का डिफरेंस 10,000 साल से कम तो होगा ही होगा। ऐसा थोड़ी ना कि उनके एज का डिफरेंस 10,000 से ज्यादा हो जाए, 10,000 साल से ज्यादा हो जाए, इतनी तो उम्र भी नहीं होगी। तो हमेशा उनकी उम्र का जो डिफरेंस है, अंतर है एज का, वो क्या होगा, 10,000 ईयर से कम ही होगा। क्योंकि आज के डेट में भाई कोई 15-20 साल तो जीता नहीं है कि 10, 12 और 13,000 ईयर जिंदा हो, ऐसे स्टूडेंट मिलेंगे नहीं। तो उनका डिफरेंस 10,000 से कैसे ज्यादा हो जाएगा, हो ही नहीं सकता। तो ये हमेशा यहाँ पे कुछ और भी ले सकते हो, हाइट ले लो कि हाइट जो है उनका वो 10 मीटर से कम है, डिफरेंस उनके हाइट का डिफरेंस 10 मीटर से कम है। सबके हाइट का डिफरेंस 10 मीटर से कम ही होगा भाई। हाइट का डिफरेंस ज्यादा से ज्यादा 2, 4, 10, 50 इंच का होगा या सेंटीमीटर का होगा, इससे ज्यादा तो कुछ हो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल रिलेशन, मतलब पूरा सेट आ जाएगा
वो होता है। अब यूनिवर्सल रिलेशन जब भी डिफाइन होगा तो उसमें एक राशि ए के सारे कार्टेशियन प्रोडक्ट आ जाएंगे, क्योंकि एक राशि में सारे ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, और सारे ऑर्डर्ड पेयर जब सब हर एलिमेंट अपने ही हर एलिमेंट से रिलेट करेगा, इसका मतलब पूरा पूरा ऑर्डर्ड पेयर आ जाएगा, तो ये पूरा पूरा ऑर्डर्ड पेयर हो जाता है। ये ऐसे भी आप समझ सकते हो कि अगर यूनिवर्सल रिलेशन है तो एक राशि ये इक्वल टू पूरा का पूरा आर आ जाएगा, ये होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। उसके बाद आ जाता है यूनिवर्सल रिलेशन के बाद रिफ्लेक्सिव रिलेशन। देखो, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ये तीनों अगर हो जाए तो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। ये तीनों होते क्या है, मैं सबसे पहले ये बता दे रहा हूं। देखो, अ रिलेशन आर इन अ सेट ये इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव इफ ए कामा ए बिलोंगिंग टू आर। मतलब ए कामा ए बिलोंगिंग टू आर का मतलब क्या हुआ कि ए कामा ए आर में हो। ये कहां पे हो, आर में हो। और इसका मतलब क्या हुआ भाई, ए कामा ए आर में होगा, यानी रिलेशन में जा रहा है। इसका मतलब ए आर से रिलेट करता हो, ये इज रिलेटेड टू ये, यानी हर एलिमेंट खुद से रिलेट करता हो। इसका मैथमेटिकल मीनिंग समझ पा रहे हो, ये कामा ए आर में जा रहा है, रिलेशन में जा रहा है। इसका मतलब क्या, रिलेशन में कब जाएगा, जब ये खुद से रिलेट करेगा, यानी खुद से रिलेटेड होगा, ए इज रिलेटेड टू ये, तब ये कहां जाएगा, ए कामा ए में जाएगा। ये बोथ इंप्लाई है दोनों में। अगर ए इज रिलेटेड टू ए देन ए कामा ए बिलोंगिंग टू आर। इफ ए कामा ए बिलोंगिंग टू आर, दिस इंप्लाइज ए इज रिलेटेड टू ए। ये बोथ इंप्लाई करता है। इतना तो आप समझ सकते हो, ए कामा ए अगर आर में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब वो खुद से रिलेट करता है। अब आप सोचोगे कि सर इसका मतलब क्या हुआ, खुद से रिलेट करने का मतलब क्या हुआ। जैसे ले लो, मैं बोल दूं ए कोई सेट है, उसमें नंबर आ रहे हैं 1 2 3, ये ऐसे कोई नंबर आ रहे हैं, मतलब 10 अप टू 100, कुछ भी ले लो 100 तक आ रहे हैं। मैं बोल दूं कि इसमें वे सारे नंबर, एक रिलेशन आर डिफाइन करूं और उसमें ऐसे नंबर डाल दूं x कामा y सच दैट x इक्वल टू y। बताओ भाई, पूरे पूरे नंबर चले जाएंगे आर में ना। आर में क्या चले जाएंगे, 1 कामा 1, क्योंकि 1 1 के इक्वल होता है। 2 कामा 2 2 2 के इक्वल होता है। 3 कामा 3, क्योंकि 3 3 के इक्वल होता है। तो इसका मतलब सब रिलेट कर रहे हैं ना, हर एलिमेंट खुद से रिलेट कर रहा है। इसका मतलब अगर रिफ्लेक्सिव रिलेशन है तो उसमें हर एलिमेंट चला जाएगा, ये इसका मीनिंग होता है। मतलब अगर रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा अगर कोई एलिमेंट खुद से रिलेट कर रहा हो तो क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा। अब आते हैं सिमेट्रिक पर, एक स्लाइड में बढ़ा लेता हूं। नेक्स्ट आते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, देखिए डेफिनेशन यहाँ पे दे रखी है मैंने। सिमेट्री क्या होता है, अ रिलेशन आर इन अ सेट इज कॉल्ड सिमेट्रिक इफ, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, इफ ए कामा बी बिलोंगिंग टू आर इंप्लाइज दैट ए कामा बी बिलोंगिंग टू आर। यहाँ पे देखो एक गड़बड़ हुआ है, मैं भी सही कर दे रहा हूं इसे, एक सेकेंड। यहाँ पे बी कामा ए होगा, इफ बी कामा ए बिलोंगिंग टू आर, ये अब सही है। देखो, अगर ए कामा बी आर में बिलोंग कर रहा है तो फिर बी कामा ए क्या होना चाहिए, ए आर में बिलोंग करना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, देखो इसका मतलब हुआ इफ सॉरी, ये दोनों इफ डबल इफ, इनका दोनों का अलग अलग मतलब होता है, मैं वो भी बता दूंगा। इफ ए इज रिलेटेड टू बी, क्या गिवन है कि इफ ए कामा बी बिलोंगिंग टू आर इंप्लाइज, ये इंप्लाई कर रहा है कि बी कामा ए भी आर में बिलोंग करेगा, बी कामा ए भी आर में बिलोंग करेगा। अगर ए कामा बी आर में है तो बी कामा ए आर में होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ दैट इज इफ ये इज रिलेटेड टू बी इंप्लाइज बी इज रिलेटेड टू ए। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ए बी से रिलेट कर रहा है तो बी ए से रिलेट करना चाहिए, अगर ए बी से रिलेट कर रहा है तो बी ए से रिलेट करना चाहिए, तभी वो आर में जाएगा, यानी तभी वो रिलेशन होगा, तब वो रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा। अब कौन से रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन नहीं कहलाते, जैसे अभी आप देखो, मान लिया मैं एक रिलेशन आर डिफाइन कर दूं और आर में बोल दूं ए कामा बी, ऐसे ए कामा बी आ रहे हैं सच दैट
ये इज वाइफ ऑफ, ये इज वाइफ ऑफ बी। ठीक, ए बी की वाइफ है, इतनी बात तो आपको समझ में आ रही ना। ऐसे ए बी जाएंगे ताकि ए बी की वाइफ है, सच दैट ए इज वाइफ ऑफ बी। अब आप बताओ, ए अगर, चलो ठीक है मैंने मान लिया कि ए जो है वो बी की वाइफ है, मतलब ए इज रिलेटेड टू बी, तो क्या ये इंप्लाई कर रहा है, ये इंप्लाई कर रहा है बी इज रिलेटेड टू वाई। बी इज रिलेटेड टू वाई का मतलब क्या हुआ कि बी वाई की वाइफ है। मैं इसको अभी समझा दे रहा हूं, देखो। इफ ए इज वाइफ ऑफ बी, ए बी की वाइफ है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए इज रिलेटेड टू बी, ए बी से रिलेट कर रहा है। तो क्या ये पॉसिबल है कि बी इज रिलेटेड टू वाई, बी इज रिलेटेड टू वाई का मतलब क्या हुआ, बी इज वाइफ ऑफ, सॉरी, बी इज रिलेटेड टू ए, बी इज रिलेटेड टू ए, तो बी इज वाइफ ऑफ ए, बी इज वाइफ ऑफ ये पॉसिबल है? अरे बिल्कुल, आपको साफ साफ दिख रहा होगा पॉसिबल नहीं है। आपकी वाइफ है, तो क्या आप भी अपनी वाइफ के वाइफ होंगे? अगर महेश, ये मैं मान लेता हूं राधा महेश की वाइफ है, तो क्या महेश भी राधा की वाइफ होगी? पॉसिबल ही नहीं है। तो इस तरीके के रिलेशन, जो ए अगर बी से रिलेट कर रहा है तो बी भी ए से रिलेट करना चाहिए, तो यहाँ पे सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा। अब ये जो वाइफ वाला रिलेशन है, ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस टाइप के रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन होंगे। अब ये आप ढूंढिए कि कौन से रिलेशन होते हैं कि अगर ए बी से रिलेट कर रहा हो, ऐसा कौन सा रिश्ता है जो ए से हो तो ए भी उसका रिश्ता हो। अगर दोनों बॉयज हैं, बहुत आसान सा है। आप मान लो कि सेट ए ले लो, सेट ए में एक फादर के चारों लड़के डाल दो, सेट ए, और ए में क्या हो, ऑल सन ऑफ अ फादर, ऑल सन ऑफ अ फादर, ऑल सन्स ऑफ अ फादर, एक पिता के सारे बेटे इसमें डाल दो। अब बेटे हैं तो आप बताओ, ए बी सी टाइप के होंगे, ए बी का भाई होगा, रिलेशन आप डिफाइन कर दो, ए इज ब्रदर ऑफ बी, तो ए बी का भाई होगा तो बी ए का भाई होगा। तो इस तरीके का रिलेशन क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा। इस पे रिलेशन आप डिफाइन कर सकते हो, सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा। उसके बाद हम बढ़ते हैं, अगला देखते हैं सिमेट्रिक रिलेशन के बाद ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन बता देता हूं, देखो यहां भी वही सेम केस है। इफ, पढ़ लो क्या लिखा है, अ रिलेशन इन आर सेट ए इज कॉल्ड ट्रांजिटिव इफ ए कॉमा बी बिलोंगिंग टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंगिंग टू आर इंप्लाइज दैट ए कॉमा सी बिलोंगिंग टू आर। इसको देखो, समझो क्या बोल रहे हैं कि अगर ए कॉमा बी आर से बिलोंग कर रहा है, ए कॉमा बी बिलोंगिंग टू आर, बी कॉमा सी बिलोंगिंग टू आर, ये भी आर में बिलोंग कर रहा है, इंप्लाइज, ये इंप्लाई करेगा, क्या इंप्लाई करेगा, ए कॉमा सी बिलोंगिंग टू आर, ए कॉमा सी भी आर में बिलोंग करेगा। अब इनका मतलब देखो, ए कॉमा बी बिलोंगिंग टू आर का मतलब क्या हुआ, ए इज रिलेटेड टू बी, ए बी से रिलेट कर रहा है, यानी ए बी के साथ रिलेशन में है। और बी कॉमा सी बिलोंगिंग टू आर का मतलब क्या हुआ, बी इज रिलेटेड टू सी। और अगर ये रिलेटेड टू बी है, बी रिलेटेड टू सी है, यहाँ पे ये हटा देता हूं, बी रिलेटेड टू सी है, तो ये इंप्लाई क्या करेगा कि ए सी से रिलेशन में हो, ए सी से रिलेशन में हो, यानी ए इज रिलेटेड टू सी, ऐसा होना चाहिए, तब वो क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा। ठीक, तो अब देखते हैं, इसका भी एग्जांपल आपको बहुत इजीली मिल जाएगा। जैसे मैं दे देता हूं, यहां पे एग्जांपल ले लूं, ये इक्वल टू सेट ऑफ ऑल लाइंस, ये इक्वल टू सेट ऑफ ऑल लाइंस, लाइन ले लो कोई भी लाइन। अब यहां पे एक रिलेशन आर डिफाइन कर दो, आर डिफाइन कर दो, ए कॉमा बी सच दैट ए पैरेलल टू बी, ए बी के पैरेलल हो। अब बताओ, यहां से ए बी के पैरेलल हो, मैंने ऐसा रिलेशन एक डिफाइन कर दिया। अब इस, और मैं मान लेता हूं, अब यहां पे मान लो, लेट एक्स कामा वाई बिलोंगिंग टू आर एंड वाई कामा एंड वाई कामा जेड बिलोंगिंग टू आर।
अब ये आर में बिलोंग करने का मतलब क्या हुआ, एक्स और वाई आर में बिलोंग कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, एक्स वाई आर में बिलोंग कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, एक्स इज रिलेटेड टू आर, एक्स इज रिलेटेड टू वाई, एक्स वाई से रिलेट कर रहा है, और रिलेट कब करेगा, जब पैरेलल होगा, एक्स वाई के पैरेलल होगा ऐसे। दिस इंप्लाइज, अगर एक्स वाई आर में बिलोंग कर रहे हैं, इसका मतलब एक्स इज रिलेटेड टू वाई, और एक्स इज रिलेटेड टू वाई, दिस इंप्लाइज, ये क्या इंप्लाई करेगा कि एक्स इज पैरेलल टू वाई, एक्स वाई के पैरेलल है। सिमिलरली वाई जेड आर में बिलोंग कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, वाई इज रिलेटेड टू जेड, वाई जेड से रिलेट कर रहा है, वाई जेड से रिलेट कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, वाई इज पैरेलल टू जेड। अब आप इसको ऐसे ड्रा करो, देखो एक्स वाई के पैरेलल है, ये एक लाइन होगा एक्स, और एक्स के पैरेलल कौन है, वाई, और वाई के पैरेलल कौन है, जेड, वाई के पैरेलल जेड, ये वाई ये जेड। अब एक्स वाई के पैरेलल, वाई जेड के पैरेलल, तो आप देख सकते हो ये एक्स और जेड क्या होंगे, पैरेलल होंगे, तो यहां से इंप्लाई कर जाएगा, दिस इंप्लाइज वाई एक्स इज पैरेलल टू जेड, दिस इंप्लाइज एक्स इज पैरेलल टू जेड। इसका मतलब क्या हुआ, एक्स इज रिलेटेड टू जेड, तो ये क्या हो गया, एक्स इज रिलेटेड टू जेड। इसका मतलब ये जो मैंने एग्जांपल लिया था, एग्जांपल ये क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन का एक एग्जांपल है, मतलब अगर ए बी से रिलेट कर रहा है, बी सी से रिलेट कर रहा है, तो ए और सी रिलेट करना चाहिए। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे हाँ, अब देखो इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, अगर कोई रिलेशन तीनों है, यहाँ पे देखो मैंने लिख रखा है, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, a relation R in a set is said to be an equivalence relation if R is reflexive, symmetric है, ट्रांजिटिव। अगर तीनों है तो क्या कहलाएगा, एक इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा। अब देखो मैं इस पे एक एग्जांपल लेता हूँ, बहुत फेमस एग्जांपल है, इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम सिमेट्रिक चेक करते हैं। सिमेट्रिक की कंडीशन क्या होती है कि हर एलिमेंट खुद से रिलेट करना चाहिए। एलिमेंट कौन से हैं, ए बी सी, तीन एलिमेंट हैं, तीनों एलिमेंट्स खुद से रिलेट कर रहे हैं। क्यों रिलेट कर रहे हैं, क्योंकि रिलेशन में हैं। अब ये नहीं, ये रिलेशन आर एक ऑर्डर्ड पेयर है, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन, उसमें ये सब बिलोंग कर रहे हैं। देखिए आप, ए का तीन एलिमेंट तो थे, ए बी सी, और हर एलिमेंट आर से बिलोंग कर रहा है। ए कामा ए बिलोंगिंग टू आर, बी कामा बी बिलोंगिंग टू आर, बी कामा बी बिलोंगिंग टू आर, एंड सी कामा सी बिलोंगिंग टू आर। भाई सबके सब आर में बिलोंग कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, हर एलिमेंट खुद से रिलेट कर रहा है। ए कामा ए बिलोंगिंग टू आर का मतलब क्या हुआ, ए इज रिलेटेड टू ए। बी कामा बी बिलोंगिंग टू आर का मतलब क्या हुआ, बी इज रिलेटेड टू बी। एंड सी कामा सी बिलोंगिंग टू आर का मतलब क्या हुआ, सी इज रिलेटेड टू सी। मतलब ये सब बिलोंग कर रहे हैं, खुद से रिलेट कर रहे हैं। इसका मतलब सिमेट्रिक हो गया। दिस इंप्लाइज आर इज सिमेट्रिक, सॉरी आर इज रिफ्लेक्सिव, क्योंकि जब खुद से हर एलिमेंट खुद से रिलेट करता है तो क्या कहलाता है, रिफ्लेक्सिव कहलाता है। देन आर इज रिफ्लेक्सिव, आर क्या होगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, रिफ्लेक्सिव के बाद क्या देखते हैं, सेकंड सिमेट्रिक। सिमेट्रिक होगा नहीं होगा, ये बताओ आप लोग, देख करके तो बता सकते हो ना, सिमेट्रिक होगा नहीं होगा। मैं एक स्लाइड बढ़ा ले रहा हूं, ये बताओ आप लोग, सिमेट्रिक होगा नहीं होगा। देखो सिमेट्रिक की कंडीशन क्या होती है, इफ ए कामा बी बिलोंगिंग टू आर, ए कामा बी बिलोंगिंग टू आर, देन हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या बी कामा ए बिलोंगिंग टू आर है या नहीं है। देखो बी कामा ए इसमें है, रिलेशन में, आर में कहीं नहीं दिखता है, तो सिमेट्रिक होगा नहीं होगा, आपके अकॉर्डिंग नहीं होगा, सिमेट्रिक होगा, 100% सिमेट्रिक होगा। क्यों होगा, हम बी कामा ए आर में है या नहीं है, ये हम तब देखते हैं जब ए कामा बी आर में हो। यहाँ पे लिखा इफ ए कामा बी बिलोंगिंग टू आर देन बी कामा ए बिलोंगिंग टू आर। अगर ए कामा बी आर में हो, यानी ए बी से रिलेट कर रहा हो, तो हम देखते हैं कि बी ए से रिलेट कर रहा है या फिर रिलेट नहीं कर रहा है। यहाँ पे तो बी ए से रिलेट कहीं कर ही नहीं रहा है, मतलब एक एलिमेंट कहीं दूसरे से रिलेट कर ही नहीं रहा है। अगर एक एलिमेंट दूसरे से रिलेट करता है तब हम देखते हैं कि दूसरा एलिमेंट पहले से रिलेट कर रहा हो। यहाँ पे तो कोई भी एलिमेंट दूसरे से रिलेट नहीं कर रहा है, तो हम कैसे देंगे कि दूसरा एलिमेंट पहले से रिलेट कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर कोई चांस नहीं है कि ये सिमेट्रिक ना हो। ये सिमेट्रिक है क्योंकि ए कामा बी रिलेट, ए कामा बी है ही नहीं, तो हम देखेंगे नहीं कि बी कामा ए रिलेट कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, तो सिमेट्रिक है। ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक है।
ये सिमेट्रिक हो जाएगा। और नेक्स्ट हम देखते हैं फिर इस एग्जांपल में ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव है या फिर नहीं है। तो ट्रांजिटिव में भी हम क्या देखते हैं, इफ ए कामा बी बिलोंगिंग टू आर, बी कामा सी बिलोंगिंग टू आर, देन तब हम देखते हैं कि ए कामा सी बिलोंगिंग टू आर है या नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ए इज रिलेटेड टू बी है, बी इज रिलेटेड टू सी है, देन हम चेक करेंगे कि ए इज रिलेटेड टू सी है या फिर नहीं है या फिर नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या ए बी से रिलेट कर रहा है, बी सी से रिलेट कर रहा है, नहीं कर रहा है ही नहीं। तो क्या हम देखेंगे ये ए सी से रिलेट कर रहा है, नहीं देखना। इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी हो जाएगा, कंफ्यूज नहीं होना है, ये ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। तो ये क्या होगा, ट्रांजिटिव भी हो गया। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन तो मैं कल करवाऊंगा, नेक्स्ट टॉपिक है। अब देखिए रिलेशन के बाद जब रिलेशन आपको समझ में आ जाता है तो हम बात करते हैं फंक्शन पे। फंक्शन क्या होता है, तो अगर रिलेशन आपको समझ में आ गया है, फंक्शन भी एक ऑर्डर्ड पेयर होता है। कैसे ऑर्डर्ड पेयर होता है, जैसे मैं एफ एक्स एक लिख दूं, अभी आपको समझ में आएगा कि ऑर्डर्ड पेयर क्यों होता है। एफ एक्स इक्वल टू एक्स, और इसी एफ एक्स को क्या लिखा जाता है, वाई लिखा जाता है। एफ एक्स को यानी ऑर्डर्ड पेयर किसका होता है, एफ एक्स का और एक्स का। फंक्शन ऑर्डर्ड पेयर किसका होता है, एफ एक्स का और एक्स का, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं वाई कामा एक्स। अब चाहे इसको एक्स कामा वाई लिखो, चाहे वाई कामा एक्स लिखो, मतलब दोनों का अलग अलग मीनिंग है, लेकिन हम मान ही ऐसे सकते हैं। अगर हमें एक्स कामा वाई लिखना है तो हम उस तरीके से मान सकते हैं। तो ये ऑर्डर्ड पेयरिंग होता है। फंक्शन होता क्या है वो भी देख लो। देखो डेफिनेशन में क्या लिखा है, लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। अगर ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, देन अ रूल और करेस्पॉन्डेंस which associates each element of A to a unique element of B is called function or mapping from A to B। इसका मतलब क्या हुआ, फंक्शन क्या होता है, एक रूल होता है। कैसा रूल होता है, जो एक एलिमेंट को, एक सेट के एलिमेंट को दूसरे सेट के एलिमेंट पर भेजता है। जैसे यहाँ पे मैं एक सेट ले लूं A, ये एक एलिमेंट हो गया, सेट हो गया A, और ये एक एलिमेंट सेट हो गया B। अब यहाँ पे एफ एक्स एक मैप होता है, एफ एक्स क्या है, एक फंक्शन होगा ऐसे, जो क्या करेगा, मान लिया मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 1 2 3 और बस 1 और 2 ही डालता हूँ, तो चलो 4 भी डाल देता हूँ, और मैं यहाँ पे एलिमेंट डालता हूँ 1 4 6 एंड 8। अब ये कोई ना कोई मैं एक फंक्शन ऐसा जनरेट कर सकता हूँ जो इसके एलिमेंट को, हर एलिमेंट को क्या कर सकता है, यहाँ भेज सकता है। मैं एक फंक्शन एफ एक्स डिजाइन कर दो, एफ एक्स बना दो, एफ एक्स इक्वल टू 2x। मतलब एफ एक्स जो है वो एक रूल है, ये क्या बेसिकली एक रूल है जो एक्स को कहाँ भेज दे रहा है, उसके 2 टाइम्स वाले नंबर पे भेज दे रहा है। ये बात इंपॉर्टेंट है आपको समझना। एफ एक्स क्या है, एक रूल है, यानी एफ एक्स एक्चुअली एक फंक्शन है। फंक्शन है क्या, फंक्शन एक ऐसा रूल है जो यहाँ के एक एलिमेंट को दूसरे पर भेज देता है। तो एफ ऑफ 1 अगर आप करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 इक्वल टू 2। यहाँ पे मैं एक एलिमेंट 2 भी इंसर्ट कर दे रहा हूँ, यहाँ पे 2, 1 तो डालना ही नहीं, 2। तो ये 1 को कहाँ पे भेज देगा, ये फंक्शन 1 को भेजेगा 2 पर। अब आपको समझ में आ रही होगी बात। इसी तरह अगर आप एफ ऑफ 2 करो, सीधे आप समझो कि एक एफ एक्स ऐसा रूल है जो उस नंबर को कहाँ पर भेज दे रहा है, उसके ट्वाइस पर। तो जब आप 2 को भेजना चाहोगे तो 2 का ट्वाइस क्या है, 2 टाइम्स 4, तो यानी 2 को ये कहाँ पे भेज देगा, 4 पे भेज देगा। और हर एलिमेंट को यूनिक जगह पर ही भेजेगा, ऐसा नहीं कि 2 जगह पर भेजे। यहाँ पर मैं स्पेशली इस केस की बात कर रहा हूँ। तो ये क्या कहलाएगा, एक मैप फंक्शन कहलाएगा। फंक्शन कौन सा नहीं कहलाएगा वो आप देख लो। ऐसे ही ये 3 को कहाँ भेज देगा, 6 पे भेज देगा, 4 को कहाँ भेज देगा, 8 पर भेज देगा। यहाँ एक पॉइंट आपको ध्यान रखने वाली, यूनिक एलिमेंट ऑफ बी, यानी व्हिच एसोसिएट्स ईच एलिमेंट ऑफ ए, मतलब ए के हर एलिमेंट से एसोसिएट करेगा ऑफ ये तो यूनिक एलिमेंट ऑफ बी, बी के यूनिक एलिमेंट से एसोसिएट करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे देखो मैं यहाँ पे एक फंक्शन ले लू अलग, ये एफ एक्स इक्वल टू रूट ओवर एक्स। अब मैं बोल दूं एफ एक्स का मतलब फंक्शन तभी होता है जब हर एलिमेंट एक यूनिक इमेज दे, यानी उसका एक ही यूनिक इमेज हो, यूनिक जगह भेजे। ये नहीं है कि मतलब उसके अलग अलग वैल्यूज आ जाए। जैसे एफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स, मैंने एक फंक्शन डिफाइन कर लिया, हो सकता है यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ, मैं इधर
हाँ ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू रू डी एक्स, ये एफ एक्स इक्वल टू रू डी एक्स। अब यहाँ पे एक फंक्शन मैंने डिफाइन किया, क्या ये फंक्शन है अभी आपको पता लग जाएगा। होता है यूनिक का मतलब क्या होता है, जैसे मैं एफ ऑफ 4 निकालू तो रूट ओवर 4 आप लिखोगे, रूट ओवर 4। इसके दो वैल्यू होते हैं, एक +2 और एक -2। क्यों दो होते हैं, क्योंकि जब आप इधर या रूट हटाओगे इधर स्क्वायर लगाओगे, यानी एक्स रूट एक्स जो आता है वो 2 नंबर का रूट हो जाता है। स्क्वायर जो होता है ऐसे आप समझ सकते हो, मेरा कर्सर, ये स्क्वायर एक्स स्क्वायर होता है जो ना, ये किसका स्क्वायर होता है, 2 नंबर का स्क्वायर होता है। एक माइनस एक्स का भी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, और एक प्लस एक्स स्क्वायर का भी जो आएगा वो एक्स स्क्वायर ही आएगा। मतलब ये जो एक्स स्क्वायर होता है ना, वो माइनस एक्स का भी स्क्वायर होता है और प्लस एक्स का भी स्क्वायर होता है। इसका मतलब ये 2 वैल्यू देता है, इसीलिए 2 वैल्यू देता है, +2 और -2। इसका मतलब यहाँ का एक ही एलिमेंट क्या कर रहा है, 2 वैल्यू को असाइन कर रहा है, 2 जगह जा रहा है, जो कि फंक्शन का प्रॉपर्टी नहीं है। फंक्शन हमेशा क्या करता है, यूनिक इमेज देता है, उसका एक यूनिक वैल्यू होता है, इसलिए ये फंक्शन नहीं होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि फंक्शन क्या होता है। फंक्शन इज अ रूल, एक रूल होता है जो एक एलिमेंट को दूसरे सेट के एक यूनिक एलिमेंट पर भेजता है। तो हम इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट, तो आ गए हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन पे, मतलब फंक्शन कितने टाइप्स का होता है। तो फर्स्ट हम देखते हैं 1-1 फंक्शन। 1-1 फंक्शन का मतलब क्या होता है कि a function f from a to b is said to be 1-1 if distinct element of a have distinct image। मतलब ये कि एलिमेंट का डिस्टिंक्ट इमेज होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे आप देखो ये एक सेट ले लो A और ये एक सेट ले लो B। अब सॉरी, इसको बाहर लिखना चाहिए था मुझे ताकि बाद में दिक्कत ना हो। अब देखो यहाँ पे A B C और यहाँ पे 1 2 3। 1-1 फंक्शन कब कहलाएगा, जब हर एलिमेंट का एक ही वैल्यू असाइन कर रहा हो। इसका मतलब ये नहीं है कि इधर का एक एलिमेंट 2 वैल्यू असाइन करता हो। अगर ऐसा होगा तो वो क्या होगा, यूनिक मतलब 1-1 फंक्शन नहीं होगा। 2 वैल्यू असाइन करने का मतलब जैसे यहाँ पर यहाँ का कोई एक एलिमेंट है, उसके 2 प्री इमेज हो, मतलब यूनिक प्री इमेज होना चाहिए। देखो अच्छा, एक बात यहाँ पर मैं और भूल गया था बताना, इसको बोलते हैं डोमेन, इसको बोलते हैं डोमेन। जिस सेट से मैप डिफाइन किया गया ना वो डोमेन होता है, और ये होता है कोडोमेन। इसको क्या बोलते हैं, कोडोमेन। तो ये आप ध्यान रखिए। तो फंक्शन 1-1 कब कहलाएगा, जब हर कोडोमेन के हर एलिमेंट का एक यूनिक प्री इमेज हो। इसके एलिमेंट का जो इधर आता है नंबर उसको बोलते हैं इमेज, और इधर से अगर इसका ये किधर जा रहा है किस एलिमेंट पे, उसको हम बोलते हैं प्री इमेज। तो 1 ये ए क्या है, 1 का प्री इमेज है। बी क्या है, बी 2 का प्री इमेज है, और जो 2 है वो बी का इमेज है। ये आपको ध्यान रखना है। इसी तरह सी जो है वो 3 का प्री इमेज है, और जो 3 है वो सी का इमेज है। तो उम्मीद है ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब ये 1-1 का मतलब क्या होता है कि हर एलिमेंट का, इधर के हर एलिमेंट का एक यूनिक प्री इमेज होना चाहिए, मतलब एक से ज्यादा प्री इमेज नहीं होने चाहिए। अब इसका मतलब क्या हुआ, जैसे पहले मैं बता देता हूँ यूनिक मतलब 1-1 फंक्शन क्या होते हैं, जो एक ही वैल्यू दे। जैसे आप ले लो एफ एक्स इक्वल टू 2x, अभी मैंने इसके बारे में बात की है। यहाँ पर कोई भी एलिमेंट ले लो, अब एफ ऑफ 2 अगर आप लोगे ना तो ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ 2 इंटू 2x, यहाँ पर 2 पुट कर दो, ये 4 हो जाएगा। यानी 2 जो है वो इस मैप के थ्रू कहां पे जाएगा, 4 पर ही जाएगा। अब ये 2 कहीं और नहीं, वैसे 2 तो कहीं और जा ही नहीं सकता, लेकिन 4 पर अब कोई और एलिमेंट नहीं आएगा इस सेट से, ऐसा हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं। तो इसी को बोलते हैं यूनिक इमेज। जैसे यहाँ पर मैं बोल दूं एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब बताओ क्या ये एक ही वैल्यू होगा इसका, ऐसा नहीं हो सकता। या अगर आप 2 ले लो 2, तो 2 की वैल्यू भी 4 आएगी, क्योंकि 2 का स्क्वायर कर दोगे। इधर समझा दे रहा हूं मैं, एक सेकंड हट जाओ। देखो ये एफ एक्स है, ये एफ एक्स है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब देखो अगर एफ ऑफ 2 ले लू मैं तो उसका भी वैल्यू क्या आएगा, 2 का स्क्वायर यानी 4, और एफ ऑफ -2 ले लू मैं तो भी -2 का स्क्वायर, ये भी क्या आएगा
4 आएगा। मतलब इधर के दो एलिमेंट का वैल्यू एक ही नंबर पे जा रहा है, तो 1 1 नहीं कहलाएगा। 1 1 का मतलब हर एलिमेंट उधर के एक ही एलिमेंट पर, या उधर का जो एक एलिमेंट है वो इधर के किसी एक ही एलिमेंट की वैल्यू हो, वो इधर के, ये तो इधर से अगर दो वैल्यू जा रहे हैं तब तो मैप होगा ही नहीं। जैसे ए अगर 1 पे भी चला जाए और ए अगर 2 पे भी चला जाए, ये अगर 2 पे भी चला जाए, तो ये मैप हो ही नहीं सकता, गलत हो जाएगा, फिर मैप हो ही नहीं सकता। ऐसा मैप मैप की डिफिनेशन ही है कि यूनिक इमेज होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, तो इधर का एक एलिमेंट के दो इमेज हो नहीं सकते, लेकिन इधर के एलिमेंट के दो प्री इमेज हो सकते हैं। यानी अब जैसे इधर ही समझ लो, अगर इधर 4 होता, मैं इसको अब हटा दे रहा हूं, मैं इसको हटा दे रहा हूं, देखिए आप, जैसे ये एक सेट ए हो जाए और ये एक सेट बी हो जाए। अब यहां पे मैं एक मैप डिफाइन कर दे रहा हूं, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो और फिर मैं यहां ले रहा हूं 2 एंड -2, ये दोनों 4 पर ही जाएंगे, क्योंकि 2 का भी स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, और -2 का भी स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। ये दोनों 4 पर चले जाएंगे, तो ये 1 1 मैप नहीं हुआ, ये 1 1 मैप नहीं हुआ, ये हो जाएगा आंटू, क्योंकि इधर एक ही एलिमेंट है, वो पूरा अभी मैं आंटू भी बता दे रहा हूं। तो मतलब अगर इधर एक एलिमेंट है, इसके दो प्री इमेज हो गए इधर, तो ये 1 1 मैप नहीं होगा, एक यूनिक प्री इमेज होना चाहिए। ठीक, अब मैं बढ़ता हूं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। 1 1 हो गया आपका। नेक्स्ट है मेनी वन फंक्शन। मेनी वन का फंक्शन का मतलब क्या हुआ कि एक सेट आप ए ले लो इधर, और इधर ले लो बी, और इधर जो है एक एलिमेंट, अभी मैंने मेनी वन जो बताया यहाँ पर, ये हो गया 4 हो गया, और यहाँ 9 हो गया, अभी एक सेकेंड, 9 हो गया, और यहाँ पे 10 हो गया। तो मैं यहाँ पे ले रहा हूं 2 -2 -3 और 3। मैप में डिफाइन कर दे रहा हूं एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अभी आप देखो, जब आप 2 का स्क्वायर करोगे ना, एफ ऑफ 2 का स्क्वायर वो क्या आएगा, 4 आएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, और -2 का भी स्क्वायर क्या आएगा, 4 आएगा। तो ये भी यहां आ गया 4 पे, ये भी यहां आ गया 4 पे, और ये -3 का स्क्वायर 9 होता है, और 3 का भी स्क्वायर 9 होता है। तो देखो, दो एलिमेंट के एक इमेज आ रहे हैं, दो एलिमेंट का एक ही इमेज है, दो एलिमेंट का एक ही इमेज है। तो इधर के हर एलिमेंट का तो यूनिक इमेज है भाई, 2 का एक ही इमेज है ना 4, और -2 का भी एक ही इमेज है 4, -3 का भी एक ही इमेज है 9, और 3 का भी एक ही इमेज है 9। तो ये मैप हो गया, लेकिन मैप कौन सा हुआ, मेनी वन मैप, क्योंकि इधर के ये एक वैल्यू से जो 2 से ज्यादा वैल्यूज हैं वो एक ही पर जा रहे हैं इधर, तो इसलिए मेनी वन मैप कहलाएगा। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको यह ध्यान रखना है कि इधर के एलिमेंट जो है, यानी डोमेन के एलिमेंट के 2 इमेज नहीं हो सकते, लेकिन कोडोमेन के एलिमेंट के 2 या 2 से ज्यादा प्री इमेज हो सकते हैं। अगर वो डोमेन के 2 से ज्यादा इमेज हो गए तो मैप ही नहीं रहेगा, क्योंकि मैप होने के लिए यूनिक इमेज होना चाहिए, लेकिन यूनिक प्री इमेज होना ये जरूरी नहीं है। जैसे ये सब क्या कहलाएंगे, प्री इमेज कहलाएंगे, तो 4 का प्री इमेज यूनिक थोड़ी ना, यूनिक नहीं, तो ये हो जाएगा मेनी वन फंक्शन, क्योंकि इधर से ज्यादा मैप आ जा रहे हैं। मेनी वन के केस में क्या होता है, if at least one element of codomain B has 2 or more than 2 प्री इमेज, वही 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट, कम से कम एक, जरूरी नहीं। अब देखो यहाँ पे इसका तो एक भी प्री इमेज नहीं है, लेकिन यहाँ पे 2 ऐसे एलिमेंट मिल गए जिसका यूनिक इमेज इधर पे, मतलब 2 से ज्यादा प्री इमेज इधर है, तो ये मेनी वन फंक्शन हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट ऑनटू फंक्शन। ऑनटू फंक्शन का मतलब कुछ नहीं होता है, सारे एलिमेंट जो है कोडोमेन के, ये कोडोमेन हो गया, तो कोडोमेन के सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, बिजी होने चाहिए। ये हो गया ए बी सी, और ये 1 1 2, बस। अब ये क्या हो जाएगा, ये ए सेट हो गया और ये एक बी सेट हो गया, तो ये इधर आ जाए, ये इधर आ जाए, ये इधर आ जाए, मतलब देखो सारे एलिमेंट बिजी हैं, सारे एलिमेंट फिक्स हैं। तो कोडोमेन का अगर हर एलिमेंट फिक्स हो, मतलब एक भी एलिमेंट ऐसा ना हो जिसका कोई प्री इमेज ना हो डोमेन में, तो ऐसे फंक्शन क्या कहलाते हैं, ऑनटू फंक्शन कहलाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन का मतलब क्या, डोमेन का हर एलिमेंट का कोई ना कोई इमेज होना चाहिए। यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे एक एलिमेंट में छोड़ देना चाहता था, हाँ ठीक है। इनटू फंक्शन तो फंक्शन होता ही है, क्योंकि
ये ए बी सी डी, और इधर भी ये 1 2 3 4 ले लो, कुछ भी ले लो। तो फंक्शन f फ्रॉम a to b इज कॉल्ड एन इनटू फंक्शन इफ देयर इज एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ द सेट b व्हिच हैज नो प्री इमेज इन सेट a। देखो, तो यहां पर जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल पीछे दिया था, एकदम वो इनटू फंक्शन का भी है। इनटू फंक्शन का क्यों है, हाँ उसके पहले मैंने दिया था। जैसे यहां पर इनटू फंक्शन का मतलब क्या हुआ कि b अगर ये मान लिया a है और ये b है, ये सेट b है, तो b का कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जिसका कोई प्री इमेज उधर ना हो। मतलब ये a b इधर चला आया, c भी सपोज यहां चला आया और d यहां चला आया, लेकिन 4 छूट गया, 4 का कोई भी प्री इमेज इधर नहीं है। तो इस तरीके का मैप क्या कहलाएगा, इनटू फंक्शन कहलाएगा। इसका मतलब बेसिकली ये होता है कि f ऑफ a जो है, मतलब a का जो प्री इमेज है वो क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए b का, ये b का सबसेट होना चाहिए, वो नॉट इक्वल ना हो, मतलब ऐसा नहीं कि प्रॉपर सबसेट हो। ठीक, तो ये क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए। ठीक, डिस्टिंक्ट सबसेट होना चाहिए, मतलब एक ना एक एलिमेंट यहाँ पे b का छूट जाना चाहिए। जितना इसका इमेज इतना ही है ना, इसका इमेज, ये इसका इमेज होगा। तो देखो, इमेज पूरे रेंज का कोडोमेन का सबसेट है, तो ये एक ना एक एलिमेंट छूट जाना चाहिए। तो ऐसे फंक्शन को इनटू फंक्शन बोला जाता है। उसके बाद आते हैं 1 इनटू फंक्शन, तो इसका भी कोई मतलब नहीं है सब। अब इसके बाद मेन 1 अनटू और हाँ 1 अनटू 1 अनटू, यही 2-3 फंक्शन मेन होते हैं, बाकी तो सब ऐसे ही होते हैं। देखो, ये हो गया a, ये हो गया b। 1 इनटू फंक्शन का मतलब क्या हुआ कि एक मैप का, जैसे यहाँ पे क्या हो गया था, इधर एक दो एलिमेंट का, एक ही एलिमेंट के दो प्री इमेज बन गए थे, तो इनटू फंक्शन तो हो गया, लेकिन 1 इनटू नहीं हुआ। 1 में क्या होता है, एक इमेज का, एक कोडोमेन के एक एलिमेंट का एक यूनिक प्री इमेज होना चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं है। 2 के दो प्री इमेज है, बी और सी, तो ये इनटू फंक्शन तो हो गया, क्योंकि इनटू होने के लिए एक कंडीशन और है कि 4 छूट, यानी एक एलिमेंट छूट जाना चाहिए, एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जिसका कोई भी प्री इमेज ना हो। तो यहाँ पे एक एलिमेंट 4 ऐसा छूट गया जिसका कोई भी प्री इमेज इधर नहीं है, लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या कर गई, इसके 2 के दो प्री इमेज हो गए, और जब 2 प्री इमेज हो जाएंगे तो ये 1 तो बनेगा नहीं। अब यहाँ पे हम 1 बनाते हैं, तो एक ए बी सी डी, यहाँ से डी हटा देते हैं, थोड़ा सा आसानी होगा, और यहाँ पे हम लिख देते हैं 1 2 3 4। अब देखो, ए 1 पर चला आया, बी 2 पर चला आया, सी 3 पर चला आया, और 4 छूट गया। क्योंकि 4 छूट गया, इसका कोई प्री इमेज नहीं है, इसलिए क्या हो गया, इनटू फंक्शन हो गया। क्योंकि 2 का कोई भी प्री इमेज, 4 का कोई भी प्री इमेज नहीं है, इसलिए ये क्या हुआ, इनटू मैप हुआ। और 1 क्यों हुआ, क्योंकि हर एलिमेंट का इधर जो जिनका मैप है, जिनका प्री इमेज है, उनका यूनिक प्री इमेज है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 क्यों है, क्योंकि जिनका प्री इमेज है वो यूनिक है। इनटू क्यों हुआ, क्योंकि एक एलिमेंट ऐसा मिल गया जिसका कोई भी प्री इमेज नहीं है। तो ये भी आपको समझ में आ ही गया होगा। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं 1 अनटू फंक्शन। 1 अनटू फंक्शन का मतलब देखो यहाँ पे कि ए का हर एलिमेंट बीजी भी होना चाहिए, बी का हर एलिमेंट बीजी भी होना चाहिए, और कोई एलिमेंट के दो प्री इमेज भी नहीं होने चाहिए। मतलब हर एलिमेंट, कोड एलिमेंट के हर एलिमेंट का एक यूनिक प्री इमेज होना चाहिए। मतलब इधर का एलिमेंट एक ही एलिमेंट पर वैल्यू असाइन करे। ठीक, इधर का वैल्यू, इधर का एक एलिमेंट के इधर यूनिक प्री इमेज हो, मतलब इधर यूनिक प्री इमेज बनता हो, और एक कोडोमेन का एक भी एलिमेंट छूटे भी ना। देखो, सबके सब बिजी है, सबके सब बिजी है, इसलिए क्या हो जाएगा, अनटू हो जाएगा। अनटू में यही होता है, कोडोमेन के सारे एलिमेंट बिजी होने चाहिए, सारे एलिमेंट बिजी है इसलिए अनटू हो गया। और 1 होने की क्या कंडीशन है, हर एलिमेंट का यूनिक प्री इमेज होना चाहिए। तो देखो, हर एलिमेंट का यूनिक प्री इमेज है, तो ये हो गया 1 अनटू फंक्शन हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं मेनी वन इंटू फंक्शन। मेनी वन इंटू फंक्शन का मतलब क्या हुआ कि इंटू हो, इंटू तो हो, ऐसे इंटू होने का मतलब एक एलिमेंट छूट जाना चाहिए। 1 2 3 4, इधर ए बी बी, एक सेकेंड, ए बी फिर सी फिर डी। तो देखो, एक इमेज मेनी वन मतलब क्या हुआ, मेनी वन इंटू फंक्शन मतलब ए इधर चला गया,
बी इधर चला गया, सी भी इधर चला गया, 2 पर ही चला गया, और डी इधर चला गया। एक छूट गया इसलिए ये इंटू हो गया, क्योंकि 4 का कोई प्री इमेज नहीं है, इसलिए क्या हो गया, इंटू हो गया। मेनी वन क्यों होगा, मेनी वन का मतलब क्या हुआ कि मेनी प्री इमेज हो, तो किसके 2 के मेनी प्री इमेज है, मेनी मतलब 2 प्री इमेज है, इसलिए मेनी वन हो गया। तो इस तरीके का मैप जो होता है वो मेनी प्री इमेज होता है, मतलब सॉरी मेनी वन इंटू फंक्शन होता है। इंटू मतलब छूट भी जाए, यहाँ इंटू ऑनटू वन वन और मेनी वन, इनका मतलब समझ गए, तो जिस तरह वो कहेंगे वैसा आप बना सकते हो, मतलब समझ सकते हो किस मैप की वो बात कर रहे हैं। तो इंटू की वजह से एक एलिमेंट छूटना चाहिए, आप एक एलिमेंट छोड़ दो। मेनी वन मतलब कई प्री इमेज होने चाहिए, तो इधर के 2 एलिमेंट का एक प्री इमेज बन गया, एक एलिमेंट का 2 प्री इमेज हो गए, बी और सी, बस बन गया मेनी वन फंक्शन, मेनी वन इंटू फंक्शन। अब हम देखते हैं मेनी वन ऑनटू फंक्शन, मतलब ऑनटू मतलब सबके सब बिजी होने चाहिए, ठीक। और मेनी वन मतलब किसी एक एलिमेंट के एक से ज्यादा प्री इमेज होने चाहिए। तो यहाँ पर ए बी सी डी और यहाँ पे 1 2 2 इमेज, देखो मैं इन सबको भेज दे रहा हूं 1 पर, और इसको यहाँ सारे एलिमेंट इसके क्या है, बिजी है, इसलिए ऑनटू हो गया। सारे एलिमेंट क्या है, बिजी है, इसलिए ऑनटू हो गया। और मेनी वन क्यों हुआ, क्योंकि एक से ज्यादा प्री इमेज है। 1 के कितने प्री इमेज है, 3 प्री इमेज है, 3 प्री इमेज है, तो ये हो गया मेनी वन, ठीक। तो मेनी वन ऑनटू इसलिए ये हो गया। समझ गए होंगे आप, क्या है इसमें ज्यादा समझाना। नेक्स्ट हम आते हैं इनवर्स मैपिंग पर। इनवर्स मैपिंग कौन से मैपिंग होते हैं, ऐसे मैपिंग लेट f from a to b, f is a map defined from a to b via any one onto function, then f inverse from b to a is said to be inverse mapping of a। इसका मतलब क्या हुआ, देखो ये 2 पॉइंट पर इनवर्स फंक्शन हमेशा क्या होता है, 1 ऑनटू फंक्शन होता है। 1 ऑनटू को बाइजेक्टिव भी बोला जाता है, ये मैं वहां पे बताना भूल गया। 1 ऑनटू का मतलब बाइजेक्टिव, और 1 का मतलब इंजेक्टिव, ऑनटू का मतलब सर्जेक्टिव, ये 2 फंक्शन होते हैं, ठीक। तो बाइजेक्टिव 1 ऑनटू मतलब बाइजेक्टिव मैप होता है। तो जब भी यह इनवर्स मैपिंग की बात की जाती है तो इनवर्स मैपिंग हमेशा बाइजेक्टिव मैप होता है, ठीक। तो बाइजेक्टिव मैप हम देखेंगे, जैसे एफ एक्स अगर दे दिया जाए, एफ एक्स इक्वल टू वाई, तो इनवर्स फंक्शन क्या होता है, एफ ऑफ इनवर्स वाई इक्वल टू ये एक्स। इस तरीके का मैप क्या हो जाता है, इनवर्स मैप। मतलब इनवर्स डिफाइन कर दो, लेकिन डिफाइन तभी कर सकते हो जब बाइजेक्टिव होना चाहिए, ठीक। तो उम्मीद है ये आपको इनवर्स फंक्शन बस डेफिनेशन है, बाकी क्वेश्चन मैं कल करवाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, तो आप समझ जाएंगे कि क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। उसके बाद आता है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। देखो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या होता है, एफ फ्रॉम ए टू बी एंड जी फ्रॉम बी टू सी बी 2 रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल वैल्यूड मतलब उनके जो वैल्यू आ रहे हैं वो रियल है, ठीक। देन द कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी, दैट इज जी ऑफ एफ, इसको गॉफ को जी ऑफ एफ फ्रॉम ए टू सी इज डिफाइंड बाय जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स। इस तरीके से डिफाइन किया जाता है, इसको आप ऐसे समझो, जैसे ये एक ए मैप हो गया, ठीक, और एक बी हो गया, एक सेकेंड, ए फिर बी और फिर सी, ठीक, ये हो गया। अब ऑनटू का मतलब क्या होता है, जैसे यफ, यफ कहां से डिफाइन है, ए से बी में, यफ कहां से डिफाइन है, ए से बी में, ये एफ ऑफ एक्स हो गया। और जी एक्स कहां से कहां में डिफाइन है, जी एक्स डिफाइन है बी से सी में। तो अब यहां से आप एक ए से सी में एक मैप डिफाइन कर दो, तो क्या कहलाएगा, एफ ऑफ जी कहलाएगा, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक। और इसी को क्या लिखा जाता है, एफ ऑफ जी एक्स। इसी तरह आप रिवर्स भी डिफाइन कर सकते हो, अगर इधर जी हो जाए और उधर, तो जी ऑफ एफ एक्स कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, जी ऑफ, एक सेकेंड सॉरी, कहलाएगा जी ऑफ एफ गॉफ एक्स, और ये इक्वल टू क्या होगा, जी ऑफ एफ एक्स। तो ये दोनों आप समझ गए होंगे। इस पे एक एग्जांपल कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे देखो एक मैंने सेट ए डिफाइन कर लिया, सेट ए है 1 2 3 4 5, ठीक। इस पे एक मैपिंग डिफाइन की गई है, और मैपिंग किस तरीके से डिफाइन की गई है, सच दैट एफ ऑफ 1 इक्वल टू 2, एफ ऑफ 2 इक्वल टू 3 एंड
एफ ऑफ 2 इक्वल टू 3, एफ ऑफ 3 इक्वल टू 4, और फिर जी ऑफ 1 इक्वल टू 2, जी ऑफ 1 इक्वल टू 2, जी ऑफ 2 इक्वल टू 4, और जी ऑफ 4 इक्वल टू जी ऑफ 4, नहीं 4 देने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे मैं जी ऑफ 1 होगा, जी ऑफ 2 होगा, जी ऑफ 3, जी ऑफ 3, जी ऑफ 3 इक्वल टू, ये मैं डिफाइन कर देता हूँ। जी ऑफ 1 2 पे गया, जी ऑफ 2 4 कित पे गया, तो जी ऑफ 3 जो है वो 3 पे ही भेज देता हूँ, जी ऑफ 3 3 पर, और यहाँ पर एक और मैं भेज देता हूँ, एफ ऑफ 4 कहाँ पे जाएगा, ये 5 पे। अब आपसे कोई कह दे कि भाई जी ऑफ एफ ऑफ 1 फाइंड करो, ये क्या होगा, और जी ऑफ एफ ऑफ 2 फाइंड करो, ये क्या होगा, एज वेल एज एफ ऑफ जी ऑफ 2 फाइंड करो, ये क्या होगा। तो देखो हम एक एक फाइंड करते हैं। सबसे पहले देखो जी ऑफ एफ ऑफ 1 क्या होगा, ये इक्वल टू होगा जी ऑफ एफ ऑफ 1, और एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है, एफ ऑफ 1 की वैल्यू 2, तो ये आ जाएगा जी ऑफ 2, और जी ऑफ 2 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 4, तो ये क्या आ जाएगा 4, तो ये हो गया आंसर। इसी तरह आप जी ऑफ एफ ऑफ 2 निकालोगे, तो जी ऑफ एफ ऑफ 2 का मतलब क्या हुआ, जी ऑफ एफ ऑफ 2 का मतलब हुआ जी ऑफ एफ ऑफ 2, जी ऑफ एफ 2, और एफ 2 की वैल्यू 3, एफ 2 की वैल्यू क्या है 3, ये देखिए 3, तो ये हो जाएगा एफ 2 की जगह पर 3 पुट करोगे, ये होगा जी 3, और जी 3 की वैल्यू क्या है 3, तो ये हो गया आंसर। यानी जी ऑफ एफ 3 की वैल्यू, जी ऑफ एफ ऑफ 2 की वैल्यू ये आई, और जी ऑफ एफ ऑफ 1 की वैल्यू ये आई। और इसी तरह जी ऑफ एफ ऑफ 2 की वैल्यू निकालो, एफ ऑफ जी ऑफ 2, देखो ये जी ऑफ एफ ऑफ यानी गॉफ ऑफ 2 था, ये फॉग ऑफ 2 है, ऐसे पढ़ा जाता है, बट ज्यादा करेक्ट मुझे नहीं लगता कि ये पढ़ना चाहिए, हालांकि पढ़ते हैं यही पढ़ते हैं। तो देखो फॉग ऑफ 2, फॉग ऑफ 2 को हम क्या निकालेंगे, एफ ऑफ जी ऑफ 2, तो ये एफ ऑफ जी ऑफ 2 क्या हो जाएगा, जी ऑफ 2 क्या है, जी ऑफ 2 4 है, जी ऑफ 2 4, और ये होगा अब एफ ऑफ 4, एफ ऑफ 4 क्या है 5, तो ये हो गया आंसर। तो इस तरीके से ये एक एग्जांपल हो गया। उम्मीद है आप लोगों को ये पूरा सेशन समझ में आया होगा। ये कंप्लीट रिलेशन एंड फंक्शन जो क्लास 12 था, IIT JEE आया, इंडिया, इन सब में काम आने वाला है। इस सबके अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा। अगर सेशन पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच, राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।